नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश का आम चुनाव अभी दूर है, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए सियासी दल मैदान पर मुस्तैदी से डट गए हैं। एक और बीजेपी को सफलता दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी खास रणनीति है। पीएम मोदी अब तक कई ऐसे बदलाव कर चुके हैं जिनसे जनता प्रभावित नजर आती है। तो वहीं दूसरी ओर साल 2024 में होने वाले महारण में बीजेपी को मात देने के लिए तमाम विपक्षी दल एक के बाद एक नए पैंतरे भांज रहे हैं। वैसे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का अगर सबसे बड़ा बीड़ा किसी ने उठाया है तो निश्चित तौर पर सुशासन बाबू के नाम से मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जी हाँ, बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए नीतीश कुमार इस वक्त हर एक पैंतरा भांज रहे हैं जिसकी जरूरत है। कभी वह तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी दिल्ली पहुंचकर विपक्षी नेताओं से मिलते हैं। नीतीश कुमार का मकसद यही है कि वो बीजेपी को हर हाल में पटकनी दे। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार सक्रिय हैं, वो उन्हें विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की कवायद है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए जिस तरह से पदयात्रा निकाले हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का हुजूम है, वो भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। इतना नहीं, इस दौरान राहुल की आक्रामकता का अंदाज भी कुछ अलग दिख रहा है। वहीं अपनी पदयात्रा के तीसरे दिन उन्होंने बीजेपी के साथ ही संघ पर भी बड़ा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और संघ की विचारधारा देश के खिलाफ है। ये दोनों नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जबकि बीजेपी लंबे समय से बात कहती आ रही है कि माहौल तो कांग्रेस ने खराब किया है। नफरत फैलाने का काम तो कांग्रेस का है। खैर, किसके आरोप असरदार हैं और किसके नहीं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या उसे देखते हुए ये माना जाए कि कांग्रेस 2024 के लिए राहुल को रीलॉन्च करना चाहती है या असल विषाद कुछ और है? जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे माहौल पर मोर्चाबंदी में। तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय है, तो वहीं देश की सबसे पुरानी और केंद्र की सत्ता पर सालों तक काबिज रहने वाली कांग्रेस भी अब मिशन मोड में दिख रही है। दरअसल कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इसमें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद तमाम कांग्रेसियों के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी इसी तरह अगले 150 दिन तक पदयात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना बांधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में संवाद खत्म हो चुका है। देश को बीजेपी की विचारधारा से नुकसान पहुंच रहा है। बीजेपी देश पर अपनी विचारधारा को थोप रही है। हालांकि इस दौरान राहुल ने यह भी साफ किया कि वो यात्रा में भाग ले रहे हैं, इसका नेतृत्व नहीं कर रहे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेताओं के हमलों पर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी राय का स्वागत है। कांग्रेस के लिए ये जमीनी हकीकत समझने की कोशिश है। जो नुकसान बीजेपी और आरएसएस ने किया, उनकी राय को लेकर उनके मन में कोई द्वेष नहीं है। इसके अलावा राहुल ने यह भी कहा कि लड़ाई दो राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि नफरत के खिलाफ है, जो बीजेपी और संघ फैला रहा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी एक बार फिर आरोप जड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस खुद को जोड़ ले। साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा परिवार को बचाने का अभियान है। बहरहाल कौन सही है और कौन गलत, नफरत कौन फैला रहा है और कौन माहौल बिगाड़ने में लगा है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले राहुल गांधी के उस बयान को सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। This is a journey. This is an attempt at understanding what is going on the ground in India, and an attempt at undoing some of the damage that the BJP and the RSS have done. But of course,
the BJP will have an opinion. I don't grudge them that opinion. They are welcome to have that opinion. The Congress party has decided to do a Padyatra across the country. I'm a member of the Congress party. And as a member of the Congress party and a person who agrees with the ideology of the Congress party, I am participating in this yatra. I don't see any contradiction in my participation. तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं। बैस साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता पवन शर्मा जी हैं। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। यूपी से आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं। तकी साहब आपका भी स्वागत है। और सपा से एमएलसी मेंबर हैं शशांक यादव जी। यादव साहब आपके साथ है। और साथ ही हमारे स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं संघ के जानकार रमेश शर्मा जी। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। शर्मा जी सबसे पहले आज राहुल जी ने जिस तरह से कहा कि देश का माहौल बिगड़ रहा है, नफरत फैल रही है, इसको लेकर उन्होंने बीजेपी को पर निशाना तो साधा ही, आप संघ के जानकार हैं, संघ पर भी निशाना साधा है। तो इससे साफ नजर आता है कि संघ की इकाई है एक बीजेपी, तो संघ के निर्देश पे सब हो रहा है। देखिए, मोटे तौर पर अब राहुल जी ने क्या कहा मैं उस पर तो नहीं जानना चाहता, उसकी विश्लेषण तो कांग्रेस के प्रवक्ता कर लेंगे, भाजपा के प्रवक्ता कर लेंगे, मैं उनके बात पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक संघ का सवाल है, मैंने अपनी पत्रकारिता में जो संघ को समझा है, संघ हमेशा भारत में एकता की बात करता है। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दो को अलग अलग की बात करता है वो ज्यादा अच्छी बात है जो सबको एक की बात करता है? संघ के खास तौर से जो उनका अभियान है जो मुझे ज्यादा पसंद आए हैं पत्रकारिता के रूप में, चूंकि मैंने बहुत लंबे समय तक रिपोर्टिंग संघ के कार्यक्रमों की है, उनका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को हिंदू कहते हैं, इंडियन कहते हैं या भारतीय कहते हैं, लेकिन जो आपको पसंद आए वो शब्द ले लीजिए, लेकिन आप इस राष्ट्र के, इस देश के बच्चे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी वो ये कहते हैं कि पूरे भारतीय जो महाद्वीप है, आज भले ही उसमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान अलग चला गया, बांग्लादेश अलग चला गया, उनका कहना है कि सारे के सारे डीएनए एक हैं सबको। तो जो एक डीएनए की बात करता है, एक स्वरूप की बात करता है, मैं समझता हूँ ये बात एकता की सबसे बड़ी बात है। और मेरी दृष्टि में भारत के अगर एकत्रीकरण की कोई बात कर सकता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। वो कैसे नफरत की एक बात है, आप इतिहास के पन्ने उठा करके देखिए। नहीं, वो कैसे कि सिर्फ संघ ही कर सकता है, सिर्फ संघ ही एकता की बात कर सकता है, बाकी एकता की बात कर रहा है। क्यों, वो कैसे, वही मैं पूछना चाह रहा हूं। इसलिए मुझे आप ये बताइए, भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा क्या संघ के कारण हुआ है? कौन लोग थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन लोग थे जिनकी पार्टियों में प्रस्ताव पारित किए हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम के पर्सनल लॉ अलग बनाया है और हिंदू कोड बिल अलग बनाया है? कौन लोग हैं जिन्होंने भाषा के आधार पर प्रांत बनाए हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने जाति के आधार पर कानून बनाए हैं? ये सारी चीज़ें देश को बांटने वाली हैं। आप जाति के आधार पर कानून बनाएंगे, धर्म के आधार पर देश को बांटेंगे, भाषा के आधार पर प्रांत बनाएंगे, मैं समझता हूँ इससे भारत में एकता नहीं होगी। भारत में एकता होगी एक भारतीय स्वरूप के आधार पर होगी। नफरत की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आप अगर देखें 1880 से लेकर के 1892 का वो, जिन दोनों पेशावर से लेकर के लाहौर तक का हिस्सा भी भारत का हुआ करता था और ढाका भी भारत का हुआ करता था, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए और कितने एक तरफा हमले हुए हैं। 1946 में देख लीजिए, डायरेक्ट एक्शन किसने किया था? ऑन रिकॉर्ड है, आप अगर सर्च कर लें गूगल पर, अकेले पंजाब में सशस्त्र वॉलंटियर थे मुस्लिम लीग के, बंगाल में 5000 वॉलंटियर थे, 20,000 पंजाब में थे। तो कुल मिलाकर के ये नफरत फैलाई किसने? 1922 से लेकर के 1926 के बीच में आपका कहना कांग्रेस ने फैलाई लेंगे, तब तो संघ था ही नहीं। आपने कहा कांग्रेस ने फैलाई? नहीं, मैंने कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा किसने फैलाई जी। मैंने किसी व्यक्ति पर मैंने केवल एक संस्था का नाम लिया, वो मुस्लिम लीग का नाम लिया। मैंने किसी पर मेरा किसी संस्था से कुछ कहना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के 1922 से लेकर के 1926 तक ये हिंसा किसने फैलाई? वो चौरा चौरी की हिंसा एक तरफा थी, जिसको गांधी जी कितने व्यथित हुए और उन्होंने फिर आंदोलन उसको वापस लिया। तो उन दोनों कुल मिलाकर के योजना पूर्वक कोई ताकतें हैं जो देश के बाहर की हैं और जो कहीं ना कहीं भारत में नफरत फैलाती हैं, और लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है, मैं कई वक्त परिहास में कहता हूँ, मैंने फेसबुक में भी लिखा था कि मुझे कई बार लगता है कि राजा मानसिंह की और टोडरमल की और राजा बीरबल की और सवाई राजा जयसिंह की आत्माएं भटक रही हैं। वो कहीं ना कहीं किसी के सिर पर आकर बैठती हैं। जो देश विरोधी ताकतें हैं,
जैसे तालिबानी ताकतें हैं। शर्मा मान जी, लीजिए- आज सब्जेक्ट ये है कि राहुल जी ने कहा है कि नफरत, देश का माहौल बिगाड़ रहा है संघ, बीजेपी। देखिए, मैं राहुल जी पर नहीं जानना चाहता, मैंने संघ की बात कही कि संघ कोई वातावरण नहीं बिगाड़ रहा। संघ राष्ट्रीय एकता की बात करता है, मानवता की बात करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है। वो जी। तो एक डीएनए की बात कर रहा है। जी। तो राहुल जी से मुझे कुछ नहीं, मैंने सुना भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है, और उसकी नहीं, समीक्षा मैंने के सुना लिए- दिया, आपको सुनाया नहीं है। नहीं, उसकी समीक्षा कांग्रेस और भाजपा के लोग करेंगे। राहुल जी पर मुझे कुछ नहीं कहना। जी, चले बैस साहब, हम आपके पास ही आएंगे बाद में, क्योंकि पहले हम विपक्ष की राय ले लें। पवन शर्मा जी क्या कहते हैं राहुल जी के इस सवाल पर, इस जो प्रश्न उठाया है राहुल जी ने। पवन जी, जो राहुल जी ने प्रश्न उठाया है कि माहौल बिगड़ रहा है, अगर आप खुलेआम इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो निश्चित तौर पर और माहौल बिगड़ेगा, अगर नहीं भी बिगड़ा है तो और बिगड़ेगा। देखिए, अगर राहुल जी ने कोई बात उठाई है, और ये राहुल जी ने ही नहीं उठाई है, ये आज इस भारत की हर आवाम की आवाज है और वो उठाई जा रही है। वो उठाने का माध्यम सिर्फ ये यात्रा बनी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जितनी भी जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो उनकी बातों को दिखाते नहीं है। लोगों की समस्याएं संसद में उठाने को क्यों हमने नहीं दिखाई? जो बात उन्होंने कही मैंने दिखाई है। बता तो रहा हूँ, जो मैन मीडिया घराने और कुछ आप जैसे लोग हैं जो आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं जी, वो चंद हैं, ज्यादा नहीं है। तो उसी आवाज को उठाने के लिए वो जनता तक जा रहे हैं। और उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर संसद में हम बोलते हैं जनता की आवाज, तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। संसद का जो सत्र कुछ दिनों बाद में खत्म होने वाला होता है, उसको पहले ही खत्म कर दिया जाता है। और जो कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी है, उसको सिर्फ 20-25 मिनट महंगाई के ऊपर बोलने दिया जाता है या किसी समस्या के ऊपर बोलने दिया जाता है। तो इसका एक मेन जो कारण है, और उसी की वजह से आज भारत के लोगों से मिलने के लिए राहुल जी अपने जो जितने भी कांग्रेस के साथी हैं उनके साथ निकले हैं। वो यात्रा तो ठीक है, आपने बता दी। नहीं, ठीक आपको है, कहाँ मैं लगा वही- कि माहौल कहाँ बिगाड़ रहे हैं? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जी। प्रधानमंत्री जी या संघ के जो भी कार्यकर्ता है या जो भी संचालक है, वो बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं, मतलब, लेकिन उनकी कसनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो जो बात करते हैं, वो जो कहते हैं वो काम करते ही नहीं है, उसके उलट वो काम करते हैं। आप खुद देख लीजिए, हम औरतों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं उनके। खास करके गुजरात जैसे राज्य में केंद्र सरकार से परमिशन लेके उन बलात्कारियों को छुड़वाया जाता है। चलो, छुड़वा लिया वो अलग बात है, लेकिन उनका महिमा मंडल किया जाता है और उनको मालाएं पहनाई जाती हैं। आप देखिए, जितने भी बलात्कारी हैं उनके साथ में भाजपा क्यों खड़ी होती है? और जब कोई आवाज उठाता है, कोई पत्रकार कुछ आवाज उठाता है, उसको जेल में डाल देते हैं। अगर इनकी समस्याओं के बारे में या जनता विरोधी इनकी जो काम है उनके बारे में अगर कोई पत्रकार अपने अखबार में लिखता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो ये इसी के कारण जो आज ये वैमनस्यता फैल रही है, उसी के कारण जो है राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को या दूसरे अन्य दलों को, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, इसके अंदर करीबन सीनियर जो 115 के करीब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। और उन्हीं के कारण आज देखिए, जोड़ने का कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो कांग्रेस के द्वारा नहीं, पूरी इस भारत की जितने भी विपक्षी दल हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, जो साथ में है, चाहे वो फिजिकली है या वो अपने मानसिक तौर पे हैं। लेकिन ये आपने नहीं बताया कि सिर्फ गुजरात की घटना का आपने उदाहरण दे दिया, क्या उससे पूरे देश का में नफरत का माहौल हो गया क्या? आप जम्मू में देख लीजिए, जम्मू में कठुआ में एक छोटी बच्ची का बलात्कार होते हैं, वहां पे ये उनके फेवर में जुलूस निकालते हैं। इधर बीच में यूपी के अंदर देख लीजिए, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर सब बीजेपी के लोग खड़े हो जाते हैं साथ में। आप गृह राज्य मंत्री अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनके लड़के ने कितने किसानों को कुचल दिया, अभी तक उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये ऐसे ही सुनकर जो चल रही है, उसी के ऊपर ये सारा कुछ निर्भर करता है कि ये बीजेपी कहां जा रही है, किस इस देश को कहां ले जा रही है। क्योंकि जो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, जो अभी आरएसएस के जो जानने वाले हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है वो उस ढंग से नहीं होता है। जी, चलिए सपा से भी बात कर लेते हैं। यादव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, राहुल जी ने जिस तरह से आज कहा है, हालांकि यात्रा बढ़िया निकाल रहे हैं, इसके पहले जितनी भी यात्राएं जिस तरह से कभी भी निकाली गई हैं, निश्चित तौर पर उसका सकारात्मक परिणाम ही आया है, यानी पार्टी मजबूत हुई है।
यात्रा कैसी भी हो, ये तो पद यात्रा निकाल रहे हैं तो इसका तो और अच्छा परिणाम आएगा। अडवाणी जी ने एक यात्रा निकाली थी, 2 से 82-84 सीटों तक भाजपा को पहुंचा दिया था। इस यात्रा के अलहदा जो बात है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी और संघ, आज संघ को भी उन्होंने पूरी तरह से लपेटा है कि ये देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे है। यात्रा हम एक सदस्य के रूप में निकाल रहे हैं, लड़ाई उससे है। तो क्या इस यात्रा से नफरत का माहौल खत्म हो जाएगा? देखिए, राहुल जी एक दूसरे दल के हैं, वो मुझे उस पर कोई बहुत कमेंट नहीं करना चाहिए। सपा का क्या स्टैंड है? सपा का क्या स्टैंड है यहाँ? हाँ, मैं सपा का स्टैंड इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं बात शुरू करूंगा, जो हमारे जो आरएसएस के जो साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बात कही और सारा लड़ाई के झगड़े की जड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। उन्होंने बड़े अपनी बहुत ही प्रेम से एक बात कही कि इस देश का डीएनए एक है और इस देश में विघटन इसलिए हुआ कि जाति के आधार पर कानून बने और भाषा के आधार पर प्रांत बने, जिससे लोगों में एक नफरत की फीलिंग है या और धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, ये भी कहा उन्होंने। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ जी। अब स्थिति क्या है कि नई पीढ़ी को इतिहास तो मालूम नहीं है। धर्म के आधार पर विभाजन के लिए प्रस्ताव तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का था जी। दोनों ने मिलकर सरकारें पंजाब में और बंगाल में बनाई थी। भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण तो बाकायदा कमीशन बन के, और उस समय जब देश आजाद हुआ था तब कहा गया था कि ये देश उनका मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, और चर्चिल ने तो मजाक भी करी थी कि ये 3 साल ये देश नहीं चलेगा। उस देश को एकजुट रखने के लिए जिस तरीके से कमीशन को बैठा के और एक ये तरीका निकाला गया कि प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर एक विभाजन हो, ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रह सके। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आरएसएस का जो सोच है वो केंद्रीकृत सोच है और पूरा संविधान हमारा फेडरल कैरेक्टर पे है, संघात्मक चरित्र पर है। मूल झगड़ा यहाँ पर पैदा होता है। आपका हर नारा जो है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 कार्ड होना चाहिए, केंद्र को मजबूत होना चाहिए, लेकिन जो प्रांतों की स्वायत्ता है वो अपनी जगह पे बरकरार रहनी चाहिए। तब कोई ओपन सोसाइटी तैयार होती है। झगड़ा आज वहीं पर है। आपने अभी हमारे साथी जो बैर साहब कह रहे थे कि गुजरात की घटना को ले लिया, मैं गुजरात की घटना को नहीं कह रहा हूँ, मैं कप्पन साहब की और तीस्ता सीतलवाड़ की बात कर रहा हूँ। दोनों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आधार ही नहीं है कि मैं तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में रखूं, और एक जैसे ही कमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का, बिना जांच के वो जेल भेज दी जाती है। कप्पन साहब का पीएफआई पर मेंबर होने के नाते आरोप लगता है और सुप्रीम कोर्ट का बेल के ऑर्डर में बाकायदा ऑब्जर्वेशन है कि ये प्रोटेस्ट था कप्पन का, और निर्भया कांड में प्रोटेस्ट ना होता तो कानून में बदलाव ना होता। राम महेश जेठमलानी जो केंद्रीय सरकार के जो वकील साहब है, उन्होंने बड़ा इसको अपोज किया कि साहब ये देश को तोड़ने की साजिश हो रही थी, ये देश को। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सीधे सीधे ये कहा कि प्रोटेस्ट आना चाहिए। तो जो ये नफरत की जो भाषा है, नफरत का मतलब ये नहीं है, लेकिन है जरूर कि हर चीज में हिंदू मुसलमान की बहस को करना, विभाजन के दर्द को आग के लेके आना। और दिक्कत है इन लोग के साथ, क्योंकि पीछे के 200 साल में इनका देश के निर्माण में कोई इतिहास नहीं है। तो जो 800 साल पुरानी, इसीलिए सवाई माधव सिंह आपको याद आते हैं, टोडरमल साहब याद आते हैं, आपको जयचंद याद आते हैं, लेकिन पीछे का जो ये ब्लैकआउट है, जहां पे जो करंट, जिसके स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष से जो पूरा देश बना, जिसने संविधान को बनाया, उस चीज को ब्लैकआउट करने की कोशिश होती है। क्या कारण है? भारतीय संविधान में परिवर्तन के लिए अनंत कुमार हेगड़े साहब मंत्री जी बोल चुके, जो रिट पेंडिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथियों की है। राज्यसभा में जो बिल आया कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और जो है समाजवाद शब्द को हटाने का जो प्राइवेट बिल आया, वो भाजपा के साथियों की तरफ से लाया गया। आप जो कह रहे थे कि जाति के आधार पर कानून बना, तो जाति के आधार पर सिर्फ एक कानून है, अनुसूचित जाति प्रिवेंशन ऑफ
SC/ST के लिए जो बनाया गया, वो भी तमाम जब दलित उत्पीड़न की घटनाओं का एक लंबा सिलसिला हुआ तब जाके वो 89 में बनाया गया। तो जी। सवाल तो है कि मूल सोच का, जो अभी तक देश का आजादी के बाद से जो ढांचा चला आया, उसको आप एक झटके में यूनिलैटरल बनाना चाहते हैं, और इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष, और आप विस्तारवादी है, विस्तारवादी अगर आप ना होते, आपकी सोच विस्तारवादी ना होती, तो कहां 37 राजनीतिक दलों का संगठन लेके आप चले, और आज कोई भी आप पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। कैसे कह सकते हैं इस बात को कि विपक्ष मुक्त भारत होगा, कोई राजनीतिक दल नहीं रहेगा। ये तो बड़ा ही अनडेमोक्रेटिक बयान बिल्कुल, था उनका जो बिल्कुल यादव साहब। पटना में दिया गया। तो जी। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की पदयात्रा को जो परसेप्शन निकल के आ रहा है या जो समर्थन मिल रहा है, वो इन्हीं सब बातों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। जी, चले बैस साहब आपके पास ही आएंगे, तकी साहब का और ले लें। आपका क्या स्टैंड है तकी साहब यहाँ पे? क्या वाकई में, हालांकि इसके पहले भी अपनी बात हुई है तो उस समय आप ED IT इन सब पे आरोप लगाते रहे, लेकिन अगर एक उस पार्टी का जो पूर्व अध्यक्ष, जो सबसे बड़ी देश की पार्टी रही हो, सबसे लंबे समय तक राज किया हो, वो अगर इस तरह कहें कि भाजपा और उसके साथ संघ को जोड़ दे एक कि इन लोगों ने पूरे देश में माहौल खराब कर रखा है, इससे तो कहीं ना कहीं और भी, अगर जो माहौल खराब कर रहे हैं वो और भी उनको उत्तेजित होंगे, आगे बढ़ेंगे, और भी माहौल खराब होगा। आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 2021 में 14 अगस्त को लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली थी, और हमने पूरे कई जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली, और हमने तिरंगा की बात करी कि हम जानते हैं अगर पूरे देश को किसी एक चीज के नीचे लाया जा सकता है तो तिरंगा है। उस तिरंगा का हमें सम्मान करना चाहिए। उस तिरंगे में भी 3 रंग है, सबको अलग अलग, भारत में विविधता में एकता है, सब लोग अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, अलग जाति है, अलग धर्म है, अलग लैंग्वेज है, फिर उसके बाद भी हम भारत के झंडे के नीचे एक साथ आके खड़े हो जाते हैं। ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, और इस ताकत से अंग्रेज हमेशा से डरते चले आए, क्योंकि वो इस ताकत को तोड़ के फूट के राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं सैयद मोहम्मद रफी बेगम हजरत महल के परिवार से हूँ। 1857 में सबसे लंबी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लड़ी थी। मैं उन्हीं का DNA हूँ। और ये जो DNA की बात करते हैं, DNA भारत के अंदर जो लोग हैं उनके विविधता, ये की खूबसूरती, हम सबको साथ में लेके क्यों नहीं चल पा रहे हैं? हम क्यों चाह रहे हैं एक जैसी भाषा हो, एक जैसे कानून हो? आप बताइए, मुसलमान अगर शादी करेगा तो मुसलमानों की रीति रिवाज के हिसाब से करेगा, हिंदुओं के हिसाब से करेगा? अगर उसके परिवार के अंदर कुछ कार्यक्रम है, कुछ प्रोग्राम है, तो वो अपने अनुसार करेगा, हिंदू के अनुसार करेगा। यहाँ तो हर कदम के ऊपर जो है पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, लोगों के तरीके बदल जाते हैं। तो ऐसे देश में आप एक जैसा करके आप बेकार की बात करें, फजूल की बात कर रहे हैं। असल में आप जो है मूल मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं। नहीं, हम आज राहुल जी का जो वक्तव्य आया है उस पर बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? थोड़ा आप अपने माइक को थोड़ा सा नजदीक रख लीजिए, आवाज थोड़ा सा कम आ रही। जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि RSS और BJP दोनों जो भारत के मूल मुद्दे हैं उससे देश को हमेशा से गुमराह करते हैं, भटकाते आए हैं, ताकि मुख्य मुद्दों पर बात न हो पाए। सबको शिक्षा का अधिकार न मिल पाए, सबको स्वास्थ्य न मिल पाए, सब एक साथ न रह पाए। आज भी लोग एक साथ रह रहे हैं, आज भी हमारे देश में विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के जुलूस में एक साथ निकल आते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो फिर माहौल कहाँ खराब हो रहा? माहौल कहाँ खराब हो रहा? ठीक है, मुद्दे से भटका रहे वो, लेकिन माहौल कहाँ खराब हो रहा? माहौल मतलब नफरत देश में होता है। माहौल खराब होता है जब मेरठ में दंगा किया जाता है ताकि वहां पे बीजेपी को मजबूत किया जाए। बीजेपी दंगों की कीचड़ से निकली हुई पार्टी है। जहां जहां दंगा होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वहां बीजेपी को फायदा होता है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। और जो अभी RSS के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत को बांटने में किन लोगों का रहा है, तो भारत को बांटने में सबसे ज्यादा अगर किसी का डिवीजन तो RSS का है। जो RSS 50 साल तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहरा पाई, तिरंगा नहीं फहरा पाई, वो हमें तिरंगे की शान के बारे में ना बताए। नहीं, तो इसमें RSS ने कहाँ बांट दिया? धर्म के आधार पे कहाँ बांट दिया? पाकिस्तान कैसे बन गया? RSS ने बनाया। अरे भाई, अगर आप इनके इतिहास में जाइएगा, 1915 से ये लोग कोशिश में हैं कि धर्म के नाम पे कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ किया जाए, अपना एक देश बनाया जाए। वही 1915 से हमने लगातार। और जिस तरह के प्रकरण हुए, पहले हिंदू महासभा ने तो जिना के साथ
सरकार बनाई थी बंगाल में, सिंध में, क्या इतिहास भूल गए आप? जी ये जिनक से चुनाव लड़े थे, इतिहास भूल गए आप? हिंदू महासभाओं ने अपने आप को विलय कर लिया, जनता दल में चले गए, यूनाइटेड में, वहां से निकल गए बीजेपी हो गए। तो ये तो 2014 में इनकी सरकार बनी, कोशिश 1913 से चल रही है, 99 साल लगे इनको पूर्ण बहुमत में आने में। और जैसे ही पूर्ण बहुमत में आए, पहले तो सबको साथ में लेके चलते थे, लेकिन उन्होंने अपने रंग दिखाने धीरे शुरू कर दिए, ये लोगों को बांटने लगे, लोगों को हटाने लगे। अरे भाई, भारत के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी यही है, हमारे ही संविधान को हम ही को देख के ऑस्ट्रेलिया में हमारे एग्जाम्पल भी आते हैं, न्यूजीलैंड में भारत के एग्जाम्पल भी आते हैं, अमेरिका में भारत को दिखाया जाता है, इंग्लैंड में भारत की बात होती है कि जब वहां लोग इतनी सारी भाषाओं के, विविधताओं के, धर्मों के एक साथ रह रहे, तो हम क्यों नहीं रह सकते? वी आर एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा डिफरेंट जाति के डिफरेंट धर्मों के लोग हैं, और हर इंसान के लिए जो डिफरेंट जाति के धर्म का है उसके लिए कानून में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है, उसको एडजस्ट करने के लिए। जी जी, आप ये नहीं कह सकते हमने लकीर खींच दी, बस जो इधर है उधर है, जो उधर उधर है, ये नहीं हो सकता। मतलब आपका लंबे लुआब है कि माहौल देश का बिगाड़ा जा रहा है बीजेपी और संघ के द्वारा, आपका सीधे यही जो कांग्रेस कर रही थी। देखिए एक बात 2 मिनट ऐड करता हूँ, 1857 में जब गदर हुआ, पहली लड़ाई हुई, तो अंग्रेजों ने चिंतन किया कि हम क्यों हारते रह गए। अंग्रेज यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी हालत खराब हो गई, चले गए, वो कभी भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो 1857 में उन्होंने किया कि हम कैसे हारते बच गए। तो सबसे बड़ी उनके सामने जो बात आई कि हिंदू मुसलमान एकता जो है वो सबसे बड़ी अंग्रेजों की दुश्मन है। जो भारत के लोग साथ रह रहे हैं ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आरएसएस जिसे दलाली की हमेशा अंग्रेजों की, सरवाकर ने माफीनामा लिखा आरएसएस को, उन लोगों के अंदर यही चापलूसी है। अंग्रेजों की वही बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हम देश को तोड़ें, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भटकाएं, ताकि लोगों को उनका अधिकार न मिल सके, लोगों को शिक्षा न मिल सके, लोगों को स्वास्थ्य न मिल सके, महिलाओं को सम्मान न मिल सके, यातायात अच्छा न हो सके। भारत दुनिया का नंबर 1 देश तभी बनेगा जो केजरीवाल कह रही है सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, बच्चों का खेल होगा। चलिए अब सेल्फी विद तकी साहब काफी लंबा हो गया है, थोड़ा सा 1 मिनट 30 सेकंड जी। सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान चल रहा है हमारा आम आदमी पार्टी और यूपी में। मैं आपको सरकारी स्कूल की अगर हालत दिखा दूं तो आपकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। चलिए उसकी आज शिक्षा की बात ही नहीं हो रही है, बात माहौल की हो रही है, नफरत की हो रही है। बिना पंखे के शर्म नहीं आती कैसे? चलिए तकी साहब आप लोगों से अनुरोध है, अब भारतीय जनता पार्टी के हम प्रदेश बैस जी से हम उनका मत लेना चाहेंगे, लेकिन बीच में टीका टिप्पणी होगी तो मत भी नहीं आ पाएगा। आपके सारे आरोप जो आए हैं हम उन्हीं से उत्तर लेंगे। प्रदीप साहब मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर पे चाहे यादव जी हो, चाहे तकी साहब हो, चाहे पवन जी हो, उन्होंने अपनी बात कही है। जहां तक संघ की बात आएगी, जैसा कि आपने कहा, रमेश जी आप उत्तर दीजिएगा उसके बाद में, पहले पवन जी से बात कर लेते हैं। जी पवन जी मेरी आवाज आ रही? प्रदीप जी से जी पवन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे तो आ रही। मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने आपसे पूछा, मैंने सवाल ही नहीं किया। मैंने कहा कि पवन शर्मा जी हो, चाहे तकी साहब हो, चाहे यादव साहब हो, उन्होंने एक सुर में यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर के जो वास्तविक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए आम आदमियों के मन में नफरत का माहौल पैदा कर रही है, जिससे वो राजनीतिक लाभ ले सके। जी प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अभी पहली बार आपने मेरा नाम लिया है त्रिपाठी जी, तो मैं सोच रहा था कि आप पवन जी से पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी प्रदीप जी आ रही। सवाल तो आप ही से है, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो। जी एक बार प्रश्न फिर से दोहरा दें, क्योंकि कट की आवाज आ रही है। तो थोड़ा सा मैं अब तक पवन जी का प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि आपने 2-3 बार पवन जी का नाम लिया। मेरा नाम प्रदीप बैस है। जी फिर से दोहरा दें तो। बैस साहब भी कहा मैंने, लेकिन हम फिर से एक बार आपको दोहराते हैं सवाल। जो राहुल गांधी जी का आज बयान आया, जिसपे उन्होंने कहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी मिल करके देश का माहौल बिगाड़ रही हैं, नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी से यादव जी ने, आप पार्टी से तकी साहब ने, कांग्रेस से पवन शर्मा जी ने एक सुर में यही कहा कि हाँ
भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर के देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। बीजेपी क्या कहना? धन्यवाद त्रिपाठी जी। मुझे लगा कि पहले मतलब कार्यक्रम चर्चा का होगा, यहाँ तो आपने बहुत धन्यवाद कि सबको बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, कोई बीच में टोक नहीं रहा था। मैंने अनुरोध भी किया है, मैंने अनुरोध भी किया है दिया, तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे एक बार फिर अनुरोध किया मैंने कि पवन जी जब अपनी बात रखेंगे, आपने अपनी बात रखी, आपने ध्यान से सुना, अब उत्तर सुनना है तो ध्यान से सुनेंगे, फिर हम उनके पास जाएंगे। जी जी, एक प्रश्न राहुल जी की चर्चा से पूर्व मैं जो है मित्र जो आपके मित्र हैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, वो कांग्रेस वालों जैसा वो भी आरोप लगाते रहते हैं जी कि दंगों की पार्टी है भाजपा। अरे भैया, आपकी पार्टी तो स्वराज में से जन्मी थी 2012 में, और अब देखिए घोटाले पे घोटाले और आरोप पे आरोप लग रहे हैं। हालांकि वो न्यायालय में है, लेकिन सामान्य जनता सब समझती है। और दूसरी आपने बात कही कि झंडे के विषय में 50 वर्षों तक आपने जो है फहराया नहीं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सामान्य सरकारी कामों के अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों, सरकारी नेताओं के अतिरिक्त 2001 के बाद नवीन जिंदल जी कोई व्यक्ति है, उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद सभी के लिए सुलभ हुआ, जिससे कि कोई भी व्यक्ति झंडा फहरा सकता है। तो अपने आरोपों को थोड़ा रखे, नहीं तो आरोप तो आप पे इस समय आरोपों की तो आप पे जो है, अगर आरोपों को धन बना ले तो आप पे धन वर्षा हो रही है इस समय आरोपों की। अब आते हैं त्रिपाठी जी, आते हैं आदरणीय राहुल जी पे। राहुल जी इस देश की एक बहुत महत्वपूर्ण निधि है, उनके जैसा अतुलनीय व्यक्ति पूरे इतिहास में आपको दोबारा न मिलेगा। वो एकदम वन पीस है, भगवान ने बना के वो सांचा ही तोड़ दिया। और अभी आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, तो आदरणीय राहुल जी का कौन सा नया बयान आ गया? ये 2004 से उनकी लॉन्चिंग हुई है, 2004 से वो सक्रिय राजनीति में है, तब से लेकर 2022 तक वो हर बार लॉन्च होते हैं, रीलॉन्च होते हैं। मतलब उनके जैसा खिलाड़ी, उनके जैसा कलाकार, उनके जैसा छात्र आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, जो कि लगातार 50 मैच हारने के बाद भी उसी को कप्तान बनाया जाता है, उसी को बार बार रिलॉन्च किया जाता है। अब 2016 में एक नारा लगा था जेएनयू में, टुकड़े होंगे, और उसके पीछे आप जाके खड़े हो गए थे। तो आप भाई जोड़ क्यों रहे हैं? ये असल में मूल रूप में ये जो भटकती रेत की तरह से फिसलती हुई कांग्रेस पार्टी है, ये जो रेत की तरह से, जैसे समय फिसल जाता है पता नहीं लगता, रेत फिसल जाती है पता नहीं लगता, जो कांग्रेस का शनय जो क्षीण हो रहा है, जो एक एक नेता उसके भागते जा रहे हैं, थोड़ा मीडिया की लाइमलाइट मिल जाए। बहुत दिनों से मीडिया जो है केवल आम आदमी पार्टी को दिखाती रही है, उनके जो है अब इसका तो सीक्रेट मुझे भी नहीं पता है कि क्यों आम आदमी पार्टी ही हमेशा रहती है। लेकिन एनीवेज, अब वो जो है 150 दिनों की जो यात्रा चल रही है, देखिए आपने शायद सोशल मीडिया पे वो कंटेनर देखा होगा। भगवान करे इस देश के हर गरीब को ऐसा कंटेनर मिल जाए जिसकी बैस साहब यात्रा पे बात नहीं हो रही है, बैस साहब यात्रा पे बात इस बात को हो रही है जो आरोप लगा है कि अब वो अकेले राहुल जी पे नहीं है, समाजवादी पार्टी भी, आप पार्टी भी, कांग्रेस है, कि जो विकास के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटका करके नफरत का माहौल पैदा करके राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। उसका लब्बे-लुआब ये जो कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है, ये 19 के चुनाव से पहले भी राहुल जी ने जो है संघ को गाली दी थी, भाजपा को गाली दी थी, फिर वो गए थे अदालत में और फिर वो लिखित माफीनामे पे बाहर आए थे। तो इसमें नया क्या कर रहे हैं? ये तो हमेशा पुराना कर रहे हैं। और एक बात थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा में लाना चाहूंगा कि लगभग 2.5 ईयर्स के लिए, लगभग जो है 30 महीनों के लिए पूरा विश्व जो है एक तरह से एक पेंडेमिक जो बीता है उसके कारण था। और अभी एक डेटा आया है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से जो है बढ़ रही है, हमारा जो है अनुमानित लक्ष्य क्या रहेगा, 7% का रहेगा। अब उसका असर आने में थोड़ा समय दीजिए। एक बार जो आंध्रा से नींबू नहीं आए थे दिल्ली में, तो एक 3 डिबेट मैंने की थी जिसमें नींबू पे चर्चा हुई थी। अरे वायु थोड़ा बदल गई, आंध्रा में तूफान आए, फसलें थोड़ी देर के लिए नुकसान हो गए और लॉजिस्टिक उसकी बिगड़ गई, इसलिए 40 रुपए किलो वाले नींबू 250 बिक गए थे और 10 दिन में मामला सुलट गया। तो ये जो क्षणिक लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन में आने वाली जो बात होती है, अगर इन लोगों के नहीं समझ में आते तो उस पर तो देखिए जी, किसी की भी सरकार रहे, कोई भी पक्ष, कोई भी विपक्ष में रहे, मैं एक बात तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारे यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, ये लोग भी जानते हैं कि जब कोई मुद्दा न रहे तो किस मुद्दे पर आपकी टांग खींची जाए। आम आदमी पार्टी वाले इसके जो है, कांग्रेस तो देखिए 55 वर्षों तक शासन की हुई बड़ी दिग्गज पार्टी है इस देश की, अभी तक प्रीमियम लेना चाहती है, हर बार कहती है कि हमने ही जो है आजादी दिलाई, हमने ही आजादी दिलाई, और उसका प्रीमियम 55 साल तक लिया आजादी दिलाने का।
और आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि कौन ऐसा कांग्रेसी नेता था जो कि देश की आजादी की लड़ाई में फांसी पे चढ़ा हो। कोई एक नेता का नाम बता दीजिए। 1936 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि कांग्रेसी नेता थे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस की, और ये जो माहौल बिगाड़ने की बात कर रही है, पिछले 8 वर्षों में कितने दंगे हुए जो कि बहुत बड़े हुए और जिससे बहुत जान माल का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए आप एक बार बताइए मुझे। और इसके पिछले का इतिहास उठा के देख लीजिए तो सामाजिक समरसता में तो हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। हमारे यहाँ जो योजना है बिना किसी जाति धर्म क्षेत्र देखे हुए देश के आखिरी आदमी तक की पहुंचाने की कोशिश है। 80 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाया गया, दवाएं मुफ्त दी गई, उन सब का खर्च आता है, एक चक्कर पे आता है कि नहीं आता? वो फ्री में तो आती नहीं है, सरकार हमारे ही करके पैसे से हम ही दूसरी को देती है। मैं कर देता हूँ, आप कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन दूर दराज गांव में जिसके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ी हुई है उस तक भी भोजन पहुंचाते इसी सरकार ने किया है। बाकी देखिए आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है। आम आदमी पार्टी वाले झूठे आरोप भी लगाते हैं। कांग्रेस को तो बताएं, भगवान भला करे कांग्रेस का, पता नहीं क्या होगा, राहुल गांधी जी कितने सफल होंगे। और देखिए आरोप लगाना, एक बार रफेल पे उन्होंने आरोप लगाया था राहुल जी ने, वो उधर से छूट के आए, किसी तरह से माफी मांगे बाहर आए, फिर उन्होंने संघ पे लिखित दिया था। तो ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है, ये मूल रूप से इनकी जो है जनता समझ चुकी है और जनता जानती है कि किसे मत देना है। और ये लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता किसे मत देगी। इस कारण से ये माहौल बिगड़े होने का जो आडंबर, ये जो स्वांग रच रहे हैं और ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप बता दीजिए कोई कांग्रेस के मित्र या आम आदमी पार्टी के मित्र या समाजवादी पार्टी के मित्र 2014 से पहले जिस प्रकार से क्षेत्र विशेष में या क्षेत्र एक विशेष लोगों को पुचकार करके संसाधनों पर पहला अधिकार उनको का नारा लगा करके मन बढ़ाने का काम किया था, क्या ऐसा हुआ है क्या? जी चलिए, अभी तक तो ऐसा नहीं समझ में आया। और ना ही कोई मुझे बता दीजिए अभी तक कि कोई बहुत बड़ा दंगा हुआ हो या छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। मैं उसको मानता हूं, लेकिन क्या वो एक दिन के आगे या उतनी बढ़ पाती है? उनसे कहीं और कंटेमिनेशन बढ़ता है, उनसे दूसरे शहरों में दंगा नहीं होता, वहीं की वहीं रोक दी जाती है। बस आप निश्चित तौर पे हम उत्तर ले लेते हैं पवन जी से भी, तकी साहब से भी। यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यादव जी उसके पहले आपने एक बात कही कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव पे धर्म के आधार पे विभाजन हुआ। ये हम जरा रमेश जी से इसका उत्तर लेते हैं। रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर ये जो योजना पूर्वक भारत में इतिहास के कुप्रचार की बात चल रही है, मैं इस वाक्य को उसका अंश मानता हूँ। सबसे पहले शहजादा फिरोज साहब थे, इतिहास को पढ़ना चाहिए लोगों को। शहजादा फिरोज साहब ने 1860 में लॉर्ड डफरिन के सामने शिमला में ये बात कही कि अंग्रेजों ने सत्ता मुसलमानों से ली, तो सत्ता अगर वो जाएंगे तो उनको मुसलमानों को देना चाहिए। आगे चल करके अंग्रेजों ने इनको निर्वासित करके टर्की में बसाया और इनके वंशजों को पेंशन दी। ये 1860 की बात है। फिर 1886 1887 में सर सैयद अहमद थे जिन्होंने पहले ओरिएंटल स्कूल खोला, फिर बाद में आगे चल करके वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उनके भाषणों का अंश है और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान तो अलग राष्ट्र हो सकते हैं। उनके भाषणों का अंश दिल्ली में नेशनल बुक पर जो ट्रस्ट है उसके संकलन में वो मौजूद है। वो किताब पब्लिक डोमेन में है, उसको खरीद करके देख सकते हैं। 1886 और 87 में उस वक़्त ना तो हिंदू महासभा थी और ना उसमें संघ थी। इसके बाद 1906 में ढाका में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसमें अंग्रेज प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। उसमें सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की बात कही और ये अंग्रेज प्रतिनिधि ने कहा कि हम अलग राष्ट्र आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के कहाँ से बात शुरू हुई? वो फिर जो प्रस्ताव पारित हुआ है, कांग्रेस की महासभा का प्रस्ताव पारित हुआ है, वो विभाजन पर जो हस्ताक्षर हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग के हस्ताक्षर हैं, उसमें साम्यवादी दल के हस्ताक्षर हैं, उसमें कांग्रेस के हस्ताक्षर है। तो कुल मिलाकर के जो बात प्रचार होती है कि किसने बात फैलाई, रमेश जी हिंदू महासभा के नहीं है दस्तखत। सावरकर जी पर मैं बात आता हूँ। रमेश जी, हमारा सवाल, हिंदू महासभा के दस्तखत नहीं है किसी प्रतिनिधि के? हिंदू महासभा बंद के उसके खिलाफ रही, हिंदू महासभा के हस्ताक्षर नहीं है, देख लीजिए आप उठा करके। तो सावरकर जी ने आजादी के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं विभाजन के एकदम विरुद्ध हूँ। तो वो अखंड भारत की बात हिंदू महासभा ने सदैव कही थी और उसी बात को आगे बढ़ करके संघ ने कहा कि भाई पंथ बदल लेंगे, धर्म बदल लेंगे, उससे राष्ट्र नहीं बदलता। लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को राष्ट्र का हिस्सा माना, जिसके कारण भारत का विभाजन शुरू हुआ। तो भारत विभाजन की बातचीत जो होती है वो अगर सबसे पहले श्रेय जाता है तो वो शहजादा फिरोज को जाता है। यद्यपि शहजादा फिरोज ने 1857 में मालवा से लेकर के बरेली तक अंग्रेजों के विरुद्ध की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन फिर पता नहीं उनको बरेली में क्या हुआ। वो नीमच भी गए, वो ग्वालियर भी गए, उनकी सेनाएं गई, इतिहास का हिस्सा है ये।
तो कुल मिलाकर के, लेकिन उसके बाद जब 1857 असफल हो गया तो फिर उनकी जो अंग्रेजों से बातचीत हुई उसका सारा विवरण मौजूद है, ये अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में मौजूद आपका है। कहना है सीधे सीधे कि हिंदू महासभा का प्रस्ताव नहीं था, ये प्रस्ताव विभाजन का कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर बनाया। इसका मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तो कुल मिलाकर के हिंदू महासभा का उससे कोई लेना देना नहीं। जी शशांक जी मैं क्योंकि ये तो बड़ा जो हमारे आरएसएस के साथी हैं एक लंबी डिबेट की जगह दे दी है जी। बाकायदा प्रस्ताव पारित हुए दोनों की, जब गवर्नमेंट थी हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग की, दोनों का मानना था कि आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है, हिंदू आइडेंटिटी अलग है, मुस्लिम आइडेंटिटी अलग है, और वो सरकार में थे, वो चुन के आए हुए थे, बंगाल में भी और पंजाब में भी। और वहां पर ये कहना कि हिंदू महासभा उस बंटवारे की समर्थन में नहीं थी और वो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी और मुस्लिम आइडेंटिटी को अलग अलग नहीं मानती थी, मैं नहीं समझता कि ये वो एक उचित बात कह रहे हैं। मैं जो बीच बीच में आपको मैं समय केवल एक बात के लिए मांग रहा था कि किस तरीके से बातों को घुमाया जाता है। हमारे जो भाजपा के साथी बैठे हुए हैं बड़े सलीके से एक बात कह गए और हमारे सारे पैनलिस्ट उसको सुनते रहे कि साहब 2001 तक तिरंगा झंडा फहराए जाने की परमिशन नहीं थी और नवीन जिंदल साहब ने उसको जब रिट में गए हैं तब अनुमति मिली है, और सारे के सारे लोग बड़ी खामोशी से उसको सुनते रहे। मैं उनको क्लियर कर दूं कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जो राष्ट्रीय दिवस थे उस पर झंडा फहराने की अनुमति सदैव रही। नवीन जिंदल की रिट आने के बाद वो केवल और केवल ये हुआ कि भाई पूरे दुनिया में लोग झंडा अपना फहराते हैं तो हमें फहराने की अनुमति क्यों नहीं है, तब वो मिली है। लेकिन संघ के आरएसएस के मुख्यालय पर कंटिन्यूसली, और जब कुछ बच्चों ने वहां पर झंडा फहराने की भी कोशिश की थी जो कि संघ के ही कार्यकर्ता थे, तो उनके खिलाफ मुकदमा चला जो अभी तक चला, जो अब जाके खत्म हुआ है। 15 साल 16 साल वो मुकदमा चला। तो कितनी खूबसूरती से शब्दों के आडंबर में आप एक चैनल पे बोल देते हैं कि साहब उस समय परमिशन ही नहीं थी, और हम सब सुनते भी रहे। और मेरी तीसरी और आखिरी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो मेरा केवल, चूंकि आरएसएस में और बीजेपी में कोई अंतर तो है नहीं, बीजेपी केवल आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग है, खाली मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि लेटरल एंट्री में 300 भर्ती डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे 16 पिछले 8 साल में की गई है। 300, एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी माइनॉरिटी का, एक भी बैकवर्ड उसमें बंदा नहीं है। तो ये क्या एक दुर्भाग्य नहीं है? आपके 8 साल में आप एक भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड या माइनॉरिटी का आदमी ज्वाइंट सेक्रेटरी, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से ही स्टार्ट होता है, एक ही बंदा आपको नहीं मिला। 7 साल में एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट या माइनॉरिटी का प्रोफेसर यूपी में सेलेक्ट आप नहीं कर पाए हैं। जो भी थे उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके रिजेक्ट कर दिया गया, जिनके नंबर्स भी ज्यादा थे। और आप बड़े प्यार से कह रहे हैं कि देखिए साहब हम सबको बांट रहे हैं, हम सबको किसान निधि दे रहे हैं, हम सबको जो है वो वैक्सीन बांट रहे हैं, हम सबको राशन बांट रहे हैं। ये तो आपको बांटना पड़ेगा, ये तो गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो भी सरकार होगी, दुनिया में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने कोवैक्सीन के या वैक्सीन के पैसे लिए हैं? दुनिया में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने गरीबों को राशन बांटने के पैसे लिए हैं? जो आप ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट टू लिव संविधान का है। लेकिन आपने जिस खूबसूरती से जहां पर भागीदारी देनी है ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, शेड्यूल कास्ट को, वहां पर आपने भेद किया है। और मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूं कि लेटरल एंट्री में एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी बैकवर्ड, एक भी माइनॉरिटी का अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो ये आपकी कमी है। बिल्कुल सही। पवन जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जब भाजपा के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने बड़ी अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी आर्थिक नीतियों की बड़ी वो प्रशंसा की कि हम पहले कोविड से पहले हमारी ये प्रोग्रेस थी, अब 7% की हमारी प्रोग्रेस है। आप ये देखें कि प्रोग्रेस किस किस में हो रही है और जिसकी वजह से यात्राएं निकालनी पड़ रही है। भारत जोड़ने का कार्यक्रम पड़ रहा है। प्रेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे पहुंच गया ये खुद बताएं। लोकतंत्र के इंडेक्स में भारत कहां पहुंच गया ये खुद बताएं। भूखमरी के इंडेक्स में भारत कहां पहुंचा हुआ है ये बताएं। कुपोषण के क्षेत्र में भारत कहां पहुंचा हुआ है ये बताएं। तो अगर ये इसका भी इंतजार वो करेंगे, अगर ये परसेंटेज बता दें, नहीं तो मैं बता दूं इनको कहां कहां पहुंच गए हम। आज हम सबसे वर्स्ट देशों में आ रहे हैं सारे इंडेक्स में।
तो इन्हीं इंडेक्स को देखते हुए, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये यात्रा जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। और अगर आप खुद देखें, अभी पिछले दिनों जो प्रेस इंडेक्स की बात करेंगे, तो प्रेस के ऊपर इन्होंने 5000 लोगों की टीम बटा रखी है और इन्हीं को ये टारगेट करते हैं और उसके बाद में उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, अगर मुझे 5 सेकंड दे दें तो मैं उस इंडेक्सिंग का जवाब दे देता हूँ। जी 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 जी, उसके बाद तकी साहब के पास जाना है, जो बता दीजिए आप। बैस साहब देखिए, इंडेक्सिंग की जो बात कांग्रेस के जो मित्र इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, कुछ महीने पूर्व ये बताते थे श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे हैप्पीनेस और अर्निंग इंडेक्स में हमसे ज्यादा है। आज पूरा विश्व जान रहा है कि कौन से इंडेक्स में कौन कहाँ है। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि कांग्रेस इंडेक्स देख लीजिए, जो मुद्दे को लेकर के चल रही है वो अपनी पार्टी बचा ले और इंडेक्सिंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यही लोग सबसे पहले इंडेक्सिंग का नाम लेते थे। श्रीलंका और बांग्लादेश ये लोग बात करते थे हमसे वो आगे हैं। दो सीटें आती थी आपकी, आपको भी याद होगा, 2 सीट से आप यहाँ तक आए हैं। तो पार्टी तो ये जनता जनार्दन है, जिसको चुनेगी उसको चुन लेगी, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। जो जनता की बात करेगा वो पार्टी जानती है ना कि जनता को किसे चुनना है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता अपने भविष्य के लिए जानते हैं किसको चुनना है। तभी आप लोगों को 2014 के बाद तभी आप कोई भी स्थिति ऐसी आई जिसमें आप अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर सके, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो निकाय चुनाव में हो। आप कहते हैं कि देखिए जो है चुनाव की आपने बात की, आप बताइए 2014 के बाद से कौन से चुनाव में आपने क्रांतिकारी प्रदर्शन किए हैं। जनता शुरू से नकारती आ रही है। देखिए बैस साहब, इंडेक्स की बात अलग है, चुनाव का प्रदर्शन अलग है। इंडेक्स की बात अलग है, चुनाव का प्रदर्शन अलग है। बैस साहब नहीं, तो शर्मा जी ने लेके आया कि आप तो 2 सीट पे थे, तो मैं उस 2 सीट का जवाब दे रहा था कि 2014 के बाद से इन लोग कौन सा इन्होंने रिपीटेशन आपको किया जिसमें पहले ये अपनी पुरानी अनुभूति को कोई न कोई ऐसे कारण रहे। जनता ने जो है सहानुभूति में वोट दिया होगा पीछे, लेकिन अभी की हालत यह है कि सिरे से नकार दिया है कांग्रेस और कांग्रेस की पॉलिसी को। कांग्रेस कहीं पे भी थम नहीं रही है और ये पवन जी थोड़ा सा बचाने के लिए दूसरे मुद्दों को ले आ करके और केवल जो है प्रोपेगेंडा और बखेड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। तकी साहब जी सर। लेकिन बैस तकी साहब 1 मिनट माफ करिएगा। बैस साहब, एक बात जो अभी यादव जी ने रखी है, आपने झंडा फहराने की जो उत्तर दिया था, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी सब चाहता था, मैं सुन नहीं पाया यादव जी का प्रश्न। अगर आप छोटे में बता दें तो मैं जवाब दे देता हूं। मैं यादव जी ये कह रहे हैं, यादव जी आप खुद प्रश्न कर दीजिए, वो सुन रहे हैं। प्रदीप जी, सही नाम ले रहा हूँ, प्रदीप जी है आप ना? हाँ प्रदीप जी। मैं अभी भी आवाज कट रही है, यादव जी की आवाज कट रही है। आप उनका प्रश्न सुनकर मुझे बता, चलिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी आवाज यादव जी हम बता दे रहे हैं। आपने जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को हमेशा आजादी के बाद से झंडा फहराने का अधिकार सभी को रहा। नवीन जिंदल साहब की रिट पर ये 365 दिन का अधिकार मिला। बस मैं ये कहना चाह रहा था, जो प्रदीप जी कह रहे थे कि 2001 से पहले सार्वजनिक स्थल पर स्कूलों में फैलाने का अधिकार नहीं था, ये मैं कह रहा हूँ गलत सूचना दी आपके प्रतिष्ठित। चलिए हम पूछ लेते हैं प्रदीप जी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को झंडा फहराने का अधिकार था। जिनकी आप बात कर रहे हैं जिंदल साहब की, उनकी रिट के बाद हमेशा झंडा फहराने का अधिकार मिला। तो यादव जी कह रहे हैं कि क्या आरएसएस के मुख्यालय में 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को इसके पहले झंडा फहराया गया? प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही? अब नहीं आएगी सर। आ तो रही कट क्या रही है। मैं जी नहीं आएगी। मैं उत्तर सुन लीजिए, साहब बीच में ना बोलिए, सुन लेने दीजिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो हमारा भगवा झंडा है वो हमारे लिए गुरु है। हम उसी झंडे को मान करके, वो हमारे यहाँ व्यक्तिवाद या परिवारवाद नहीं है जिससे कि भ्रष्टाचार का बीजारोपण हो। हमारे यहाँ वो झंडा गुरु है और हम कुछ अपनी व्यवस्थाओं में उस झंडे को ही मानते हैं। जब भारत का झंडा सबके लिए स्वीकृत हुआ, अब ये राष्ट्रीय पर्व है जिनके दिन हमें अनुमति थी। मेरी अभी शायद मेरे पास उचित लॉजिक ना हो, इसको लिए मैं थोड़ा सा पढ़ के अगले प्रोग्राम में जरूर बोल दूंगा, लेकिन इसका मुझे अभी संज्ञान नहीं था। मैं स्वीकार करता हूं इसको। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
एक संगठन है जहां पे वो झंडा हमारा गुरु है, और इस कारण से मैं हो सकता है कि आपको आगे उत्तर देने में और सक्षम हूं। मैं निश्चित तौर पे इसको जो है यादव जी से निश्चित इस पे जो करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं। हो सकता है 1 घंटे बाद मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे संपर्क करके दे दूं, और ये बाकी सारे जो मित्र हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी थी कि जब तक के रिट जिंदल साहब ने नहीं डाली थी, उसके पहले तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि व्यक्तिगत संगठन या व्यक्तिगत व्यक्ति झंडे भाई जो आपने जवाब दिया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जवाब है जो आपकी IT सेल ने सर्कुलेट किया था। जी वही चलिए, हम तकी साहब थोड़ा संक्षेप में, समय कम है। तकी साहब नहीं सर, आप मतलब आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है सर। अब आप लोग थोड़ा देर से आए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं ना। आप लोग नहीं समय के साथ चल पाए, आप देर से पहुंचे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप उसमें देखिए, जब आदमी जीत नहीं पाता है तो झंझनाहट प्रस्तुत करता है। चले, कोई बात नहीं। यादव जी, आपके IT सेल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा परफॉर्म करें, अगले प्रदेश चुनाव की प्रदीप जी, तैयारी तकी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे बनाए हैं। आप। प्रदीप जी, तकी साहब बहुत देर से। तकी साहब थोड़ा संक्षेप में, आपके पास बाद में आया, माफ करिएगा जी। देखिए, WHO ने कहा है कि कोविड के दौरान भारत के अंदर उनके आंकड़ों के हिसाब से 50 से 60 लाख लोगों की डेथ हुई है। ये उस आंकड़े को झूठा कहते हैं। जब WHO उसकी तारीफ करता है तो कहते हैं WHO ने हमारी तारीफ करी। दूसरी बात, ये बात कहते हैं हाउडी मोदी, जो मोदी जी ने किया था और नमस्ते ट्रम्प किया था, उससे देश को क्या मिला? मोदी जी वहां कह रहे थे अब की बार ट्रम्प की सरकार, और ट्रम्प वहां हार गए। उससे देश को नहीं, केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में जाके स्कूल जाके क्या मिलेगा उनको? पंजाब के लोगों की समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली का बुरा हाल है। प्रदीप जी, तकी साहब हम फिर मौका दे देंगे। तकी साहब की पूरी बात आ जाए। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं फिर दे दूंगा मौका आपको। प्रश्न पूछे ना, केजरीवाल जी का हरियाणा में क्या है? चुनाव प्रदीप जी, मैं फिर मौका दे दूंगा। तकी साहब की बात आ जाए। प्रदीप जी, मैं फिर आपसे उत्तर ले लूंगा। तकी साहब थोड़ा संक्षेप में आप सवाल कर लीजिए, मैं उत्तर ले लूंगा। तकी साहब देखिए, कोविड जो है भारत के अंदर जो है वो आया था जनवरी में, और नवंबर में चाइना में शुरू हो गया था। हमारे पास 2 महीने थे पूरी तैयारी करने के, लेकिन मोदी जी नमस्ते ट्रम्प में बिजी थे, लोगों को लेकर टहल रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया इकट्ठा कर लिए थे उन्होंने, उससे बहुत तेजी से आगरा में, दिल्ली में, और जहां तकी साहब इस पे बहुत सवाल जवाब हो चुके हैं। माहौल पे बात करें, माहौल पे, इस पे बहुत राजनीतिक माहौल पे बात कर लें। सकी जी, आपके केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के कामगारों को, बिहार के कामगारों को दिल्ली से भगा दिया था। जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उन्होंने ऑक्सीजन की तैयारी नहीं की थी। आप कृपया इस तरह का प्रश्न न पूछे जो कि उल्टा पड़ जाए। नहीं, आप ये बताइए, केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को क्यों भगा दिया था दिल्ली से? क्यों नहीं ऑक्सीजन की इंतजाम व्यवस्था की थी? अगर एक एक करके उत्तर देंगे तो जनता भी सुन पाएगी। पाकिस्तान की बात करेंगे कि आज की डेट के अंदर 2022 के अंदर सितंबर में देश में क्या चल रहा है, इनकी हिम्मत नहीं इसके बात कर सके। आज एक शिक्षा मित्र ने सितंबर 2022 में पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिली है, इसका चलिए यार, ये मुद्दा भटक रहे हैं इस मुद्दे से निश्चित तौर पे। और बड़ी अच्छी बहस रही, बहुत अच्छी बातें आई। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी आपका हमारे साथ शरीक होने के लिए, तकी साहब आपका, पवन जी आपका, प्रदीप जी आपका, और रमेश जी आपका अपने संघ की तरफ से अपनी जानकारी रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से देश में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने देशवासियों को हैरान किया है। किसी ने सोचा नहीं था कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनेगा, धारा 370 का खात्मा होगा, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पद हो जाएगा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, वही NRC और सिविल कोड जैसी चीज़ों पर विचार होगा। लेकिन ये सब हुआ और आगे भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला होगा। तो वही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी सरकार गरीब, किसान और देश विरोधी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने एकजुट होकर ये बात दमदारी से उठाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अब जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय हैं, उसके बाद देखना होगा कि वो कांग्रेस को 2024 के चुनाव में सफलता दिला पाएंगे या नहीं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।